फॉर्मल चार्ज का जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ उसको यूज मत करना। और मान लो डायरेक्ट पूछ ले कि फॉर्मूला क्या है, तब तो बताएंगे ना। फॉर्मूला ही पूछ ले कि फॉर्मूला बताओ, तब तो हम बताएंगे। और जब मान लो हमने जो ट्रिक बताया उसका यूज करो। फॉर्मल चार्ज का यूज लुईस के द्वारा किया जाता था। जब वो लुईस बॉन्ड बनाता था तो पहले उस एटम या मॉलिक्यूल्स पे फॉर्मल चार्ज निकालता था, तब बॉन्ड बनाता था। लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले समझना कि हम फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो फॉर्मल चार्ज का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स में किसी एटम पर चार्ज क्या है। जैसे ओजोन लेते हैं, ओजोन का स्ट्रक्चर लुईस ऐसे बनाता था, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया तो इसी ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनने लग गया। यानी लुईस के बाद कोऑर्डिनेट आया था। लुईस इस पे चार्ज लगा के निकाल के चार्ज और तब बॉन्ड बनाता था। इन कॉन्सेप्ट सब पे लागू नहीं हो पा रहा था, तो नया कॉन्सेप्ट लाया गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिस्ट्री में नया चीज आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है और ये अपडेटेड कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आज के टाइम हम फॉर्मल चार्ज का यूज नहीं करते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बॉन्ड बनाओ तो कहीं फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं? देखो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं? कहीं नहीं निकालते। तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं सर? अब पढ़ इसलिए रहा है कि एक दो क्वेश्चन मान लो पूछ ले कि फॉर्मल चार्ज बताओ, तो फॉर्मल चार्ज हम बता देंगे। तो हमसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा फॉर्मल चार्ज के ऊपर? बोलेगा कि मॉलिक्यूल्स है, इस पे फॉर्मल चार्ज बताओ। तो मान लो ओजोन में पूछेगा कि ओजोन में ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और 3 नंबर है। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? तो 1 नंबर ऑक्सीजन पर +1 है, 2 नंबर ऑक्सीजन पर -1 है और 3 नंबर ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, नहीं है। यही है फॉर्मल चार्ज। ये जो तुम लिख रहे हो ना, दिस वन इज फॉर्मल चार्ज। सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस पे क्या है? मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखाया हूं, ये वाला, और ये बताया हूं कि जो डोनर होता है उस पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस लिख दो, हो जाएगा। दिस वन विल बी लोन पेयर डोनर तो प्लस, दिस वन विल बी लोन पेयर एक्सेप्टर माइनस। आ गया यही वाला। तो हमें निकालने की क्या जरूरत है? हम बॉन्ड बना के चेक कर लेंगे। और मैं तुम्हें पहले कुछ कुछ एग्जाम्पल बताता हूं तब आगे बढ़ता हूं। जैसे हमसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल ये देखना है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि NH4+ पर फॉर्मल चार्ज बताओ, तो बताओ इस पे तुम प्लस कहाँ लगाओगे? इस पे लगाओगे ना? तो बोलोगे कि हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0, मैं यही लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0 और नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज +1। इसमें निकालने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे CO3-2 का। तो हम CO3-2 का क्या बोलते हैं? तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है? -1। इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है? -1। इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 0।
तो निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बताओ ना। अगर मान लो पूछेगा SO4-2, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने सिखाया ना मैं, तो तुम डायरेक्ट बनाओ कि SO4 पे चार्ज क्या होगा। इस पे चार्ज होगा 0, इस पे चार्ज 0, -1 -1 0। ठीक है। H3PO4 PO4-3। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो रिजोनेंस हो रहा है, तो रिजोनेंस जब हो रहा है तो वो पूछेगा रिजोनेंस में, तब बताना है। फॉर्मल चार्ज वाला नॉर्मल बताना है। ऑक्सीजन पर कंबाइंड डालेगा नहीं, ऑक्सीजन पे सेपरेट सेपरेट, -1 -1 0 0। फॉर्मल चार्ज, क्योंकि फॉर्मल चार्ज पढ़ाते समय ना तो रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट था ना, तो इसीलिए सब फेल हो जाता है। फॉर्मल चार्ज का कोई वैल्यू नहीं है। अब तुम बोलो सर यहाँ तो रिजोनेंस होता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो -1। तो उस समय जब फॉर्मल चार्ज तुमसे पूछा जा रहा है तो सोच लो ना कि रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है, जबकि यही रिजोनेंस में चार्ज अलग हो जाता है। तो ये फॉर्मल चार्ज, इसलिए मैं कई बार बोला आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज नहीं करते आज के टाइम में। एस पर 0 होगा, जहां तक में चार्ज नहीं दिख रहा है 0 होगा। ठीक है। अब तुम बोलो सर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज यहाँ बोला गया ये 0 है। 0 0 -1 -1। यहाँ -1 -1 -1 0 0। यहाँ तुम्हें चार्ज दिख रहा है, वहां बोलो -1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, ये 0 है, यहाँ 0 है। लेकिन ये फॉर्मल चार्ज में अगर नहीं रिजोनेंस होता तो चार्ज का डेंसिटी अलग बोलते हैं, तो वो लिख के देगा फॉर्मल चार्ज, तब हम ऐसा बोलेंगे। अगर ऐसा नॉर्मली बोले चार्ज का डेंसिटी तो -3/4 होता ही, रिजोनेंस में मैं बताया था। इसलिए पुराना कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज वाला, इसका हम आज के टाइम यूज नहीं करते। ठीक है। चलो, तो ये तुम्हें इतना एग्जाम्पल बताया। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखो, बस मुझे फॉर्मूला लिखा, क्यूएफ बोले तो फॉर्मल चार्ज, Na माइनस Nm इक्वल टू Na माइनस N लोन पेयर -1/2 Np बॉन्ड पेयर, Bpp बॉन्ड पेयर। क्यूएफ क्या है? क्यूएफ है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इन द फ्री एटम। यानी Na का मतलब हो गया कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जब वो फ्री था तब, Nm। Nm का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द एटम, सॉरी, बिलोंगिंग टू द एटम in the molecule, in the molecule। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला केवल बस नाम के लिए बता रहा हूँ, ये सब निकालना पहले बता चुका हूँ।
ये नहीं कि हर जगह फॉर्मूला यूज करने लग जाओ और टाइम वेस्ट करो उसी में। सर ने तो फॉर्मूला बताया था, उसी से हम निकालेंगे। यहाँ कोई तुम्हें दिखाया नहीं है कि फॉर्मूला निकाल के तुम्हें दिखा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनशेयर्ड पेयर, यानी जहां लोन पेयर, इसी को अनशेयर्ड मतलब जहां शेयरिंग नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर। इसके बाद है NBP, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। इस फॉर्मूले को हम एक यूज भी कर लेते हैं और अपना जो हमने बनाया है उसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल इसमें दिया भी है, हमें दिया है फॉस्फीन का PH3 का। तो तुम पहले बॉन्ड बना लो, बॉन्ड बनाओगे तो बताओ मेरे को फास्फोरस पे कितना चार्ज है, 0। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, 0 0 0, कोई चार्ज ही नहीं है। फ्री एटम मीन्स जब वो बॉन्ड नहीं बनाया है। तो मुझे बताओ कि फॉस्फीन में PH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन पे फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, सबका 0 0 आएगा, कोई चार्ज है क्या, नहीं। चलो फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो सारे ध्यान से सुनो कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। देखो हमारा आंसर पहले मिल चुका है फिर भी हम लगा रहे हैं। QF Na क्या है, नंबर। हम किस पे, ये भी जानना होगा कि हम फॉर्मल चार्ज निकाल किस पे रहे, फास्फोरस पे निकाल। तो Na क्या बोलता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री, यानी जब वो अनपेयर्ड फ्री एटम था, यानी जब वो कंबाइंड नहीं था, बॉन्ड नहीं बनाया था उस केस में। तो उस केस में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, Na का मतलब क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। ये फास्फोरस के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। Na आ गया माइनस लोन पेयर। अगर तुम यहां पर देखोगे तो फास्फोरस पे 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर आता है। तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन लेना है, नहीं कि लोन पेयर ले लो एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेना है। लोन पेयर तो एक है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स लेना है। माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर, 1/2 बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर, यहां भी आपको इलेक्ट्रॉन्स लेना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर तुम्हें भेस्पर थ्योरी में बताया था ना, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर है, कितना बॉन्ड है, 3 3 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे,
3 बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 3 बॉन्ड बना है और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 बॉन्ड 1 2 3 और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 0। यानी फास्फोरस पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम पहले भी जानते थे, जरूरी थोड़े हम निकालेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। पहले भी तो 0 हम बोलते थे कि 0 इस पे। ये ऐसा यूज कौन करता था, लुइस। आज के टाइम में बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। चलो सब फर्स्ट हाइड्रोजन पे निकालो। फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन। सारे हाइड्रोजन पे निकालो। निकालना है निहारिका, आंसर नहीं बोल रहा हूँ, आंसर तो 0 है ही। निकाल के चेक करो। हर्ष, हाउ टू यूज Na एंड Me। क्या हुआ है, हाउ टू यूज। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस आ गया है, कहाँ से तुमको पकड़ पकड़ के लाया है, सब मुझे समझ में नहीं आता है। हाउ टू यूज, एक गधेड़े इतना आराम आराम से बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबने निकाल लिया हाइड्रोजन का, तो कोई एक हाइड्रोजन का निकालो। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो पहला क्या है, Na। अब उसको Na यूज ही नहीं, हाउ टू यूज। अरे तो दिमाग तो लगाओ, कैसे यूज करोगे। ऐसी जी या नीट थोड़े निकालेगा, तुम्हारे जैसे लाखों यहाँ पर स्टूडेंट हैं। Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो बताओ हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस। सेकंड क्या है, माइनस लोन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनसेट, क्या इसके पास लोन पेयर है, नहीं है तो 0। होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो कहां से लाएंगे, पैदा थोड़े करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, माइनस 1/2। अब ये हाइड्रोजन कितना बॉन्ड, मैं इस पे चार्ज निकाल रहा हूं ना, तो मैं इसी के बारे में सोचूंगा, इसके बारे में नहीं सोचूंगा। ये कितना बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, और एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है, 2। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। तो इस पे चार्ज 0 आ गया। इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे। हर एटम का सेपरेट सेपरेट निकाला जाता है। ठीक है ना। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूं, अब तुम बनाओ इस पर। अब देखो ये ऐसे बनाया हुआ है ओजोन, ठीक है, ये ऐसे बनाया हुआ है। 1 मिनट।
चलो बताओ, इसमें लिखा हुआ है 1, 3 और 2, ये ओजोन है। अब बताओ 1 वाला ऑक्सीजन पे, 2 वाले ऑक्सीजन पे और 3 वाले ऑक्सीजन पे चार्ज निकाल के देखो क्या आ रहा है। कल के टेस्ट में तो क्वेश्चन 100% आना तय है। सबने निकाल लिया। चलो मैं निकालता हूं इसमें। तो इससे बेटर ये होगा कि तुम, जैसे मैं तुम्हें ट्रिक सिखाया उसी से निकालना। देखो एक नंबर पे निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, पहला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, -1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा 3 और ये 6 - 5 + 1, यानी इस पे +1 आ गया। QF ऑक्सीजन नंबर 2 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 -1/2, कितना बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना आ गया 0। QF Q3 सॉरी O3 6 माइनस कितना आ गया 2 4 6 माइनस एक बॉन्ड बनाया 1/2 × 2, 6 - 7 = -1। कल के टेस्ट में 100% क्वेश्चन आएगा। ये सबको समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला नहीं लगाओ तो बेटर है, जहां थोड़ा सा मीनिंग समझना है इसका, ये नहीं केवल उसी के चक्कर में लग जाना कैसे निकाला जाता है।
फॉर्मल चार्ज में आज के टाइम हम यूज क्यों नहीं करते हैं बताओ? आज के टाइम हम फॉर्मल चार्ज यूज क्यों नहीं करते हैं? तो फॉर्मल चार्ज पुराना कंसेप्ट है, लुईस यूज करता था। उसके बाद कई नए नए केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, तो फिर उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट से बनाने लगे, तो फिर फॉर्मल चार्ज की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम निकाल के बता देते। तो जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना, अब मैं उस क्वेश्चंस के बात कर रहा हूं जो तुमसे पूछा जाएगा। जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वहां वहां तुम फॉर्मल चार्ज बिना निकाले बता सकते हो, ठीक है? अब ये मत बोलना कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो गधेड़े, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्मल चार्ज तुम नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर्मल चार्ज निकालते समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज है, फॉर्मल चार्ज का यूज है नहीं हुआ था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर है तो सर उसमें कैसे निकालेंगे? तो गधे हो तुम। ये मत बोलना है उसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्मल चार्ज कैसे निकाले, समझ में आ गया? बिकॉज फॉर्मल चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए अपडेटेड कंसेप्ट एंड फॉर्मल चार्ज इज आउटडेटेड कंसेप्ट। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज इज ए अपडेटेड आउटडेटेड कंसेप्ट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए आउटडेटेड कंसेप्ट। सॉरी, मतलब आज के टाइम में। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को? कोई डाउट? हैव यू एनी डाउट? नो। तो तुम जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करोगे, क्या उसको ट्रिक से बना सकते या नहीं? तो फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन NO2। फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन NO2 फर्स्ट। How to find, yeah, what will be charge on nitrogen and oxygen in NO2? Only one answer. बाकी खाना खा रहे हो क्या? नाश्ते पे गए? NO2 का क्या करोगे? कोई हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। We have to form bond in NO2. Now it will be converted into donor atom will, on donor atom we take +1 and acceptor atom will be take -1. Okay now? Now at the nitrogen it has +1 charge and minus oxygen has -1 charge, and this oxygen has 0 charge. Yes, no? This oxygen has 0 charge, this nitrogen has +1 charge, and this oxygen has -1 charge. No need to calculate formula. Yes or no? HNO3 N double bond OH coordinate bond. Now we have to convert in formal charge. Donor atom will plus and acceptor atom will be minus. What will be charge on this oxygen? -1. What will be formal charge on this nitrogen? +1. This oxygen 0. This hydrogen 0. This oxygen 0. The formal charge of nitrogen is +1. Formal charge of oxygen is -1.
फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज 0 0 0, यस और नो? तो जितने भी तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो सारे बॉन्ड में क्या होगा? ईच एंड एवरी बॉन्ड हम उसको फॉर्मल चार्ज में बदल सकते हैं। समझ में आ गया? तो फॉर्म पहले लुईस ऐसे निकालता था और आज के टाइम हम ऐसे निकालते। तुम कभी ऐसे निकालते हो? HNO3 का बॉन्ड ऐसे बनाते हो कभी? बोलो यस और नो, बनाते हो कि नहीं? ऐसा बॉन्ड बनाते हो? पता ही चले यस बोले कि नो बोले। अरे ऐसा बॉन्ड कहाँ बनाते? तुम ऐसा बनाते हो, ठीक है। बट फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो एक चीज और समझ लो कि फॉर्मल चार्ज में, फॉर्मल चार्ज पढ़ते समय हमें रिजोनेंस क्यों पढ़ा जाता है? तो फॉर्मल चार्ज पढ़ते समय हम कोऑर्डिनेट तो पढ़ते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके बाद आया था। लेकिन फॉर्मल चार्ज पढ़ते समय रिजोनेंस क्यों पढ़ा जाता है? तो ध्यान दो, अगर मैं बात करूं CO3 माइनस 2, अगर मैं इस कंपाउंड को फॉर्मल चार्ज में डील करूं, फॉर्मल चार्ज, तो मैं इस कंपाउंड को बोलूंगा कि इस पर -1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, 0 है, 0 है, इट विल बी फॉर्मल चार्ज। लेकिन मैं इस कंपाउंड को अगर रिजोनेंस में बताऊं, तो बताओ रिजोनेंस जब तुम पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? क्या कि इसमें -1 चार्ज है? क्या बोलते हो? कि ये दो चार्ज 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या बोलते हो? -2/3, -2/3, और यहाँ भी -2/3 बोलते हो। तो बताओ ये सही कि ये सही? कौन सही? ये सही। तो ये चार्ज डेंसिटी यानी इसके बाद ये आया था, एक्चुअली गलत हो गया ना, ये तो घूम रहा है। और उस समय लुईस को पता ही नहीं था कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ठीक है। उस समय लुईस को मालूम ही नहीं था एक्चुअली में चार्ज इतना है। लेकिन जब फॉर्मल चार्ज का नाम लिया जाए तो सोच रहे ना लुईस में चले गए। हम कहाँ चले गए? तो फॉर्मल चार्ज में एक और डिफरेंस आ गया कि फॉर्मल चार्ज पढ़ते समय रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं? तो फॉर्मल चार्ज इज ए आउटडेटेड कंसेप्ट वेयर रेजोनेंस इज ए अपडेटेड कंसेप्ट। जहां चार्ज एक्चुअली में इतना 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 है, घूम रहा है ना, तो लुईस को थोड़े मालूम था घूम रहा है, बाद में मालूम चला कि हाँ घूम रहा है। तो रेजोनेंस कंसेप्ट बाद में आया था। अगर आज के टाइम में पूछा जाए कि चार्ज बताओ इस पर क्या है, चार्ज बताओ, तो ये बताओगे, नहीं कि ये बताओगे। लेकिन फॉर्मल चार्ज बोलेगा तो सोच लेना कहाँ चले गए? पुराने जमाने में लुईस में चले गए। और उस समय लुईस को रेजोनेंस की जानकारी नहीं था, कोऑर्डिनेट का जानकारी नहीं था। हम आंसर उसी के अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन आज के टाइम में एक्चुअल ये है। क्लियर? इसीलिए फॉर्मल चार्ज पढ़ते समय ही रेजोनेंस पढ़ा जाता है, फॉर्मल चार्ज पढ़ते समय ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये सब भी कहानी जानना है ना कि ये सब चीज क्यों आ गया, ठीक है। फॉर्मल चार्ज गलती नहीं करोगे। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड का वो पढ़ लिए प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 39 पर है। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? डायरेक्शनल होता है, ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, पोलर होता है, सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए। चलो तुम्हारे भरोसे मार्क्स लाना। तो ये अपना चैप्टर में कहाँ तक पढ़ा दिया? भेस्पर तक। तो भेस्पर तक सबको आ जाना चाहिए। इस बार टेस्ट में तुम लोग को भेस्पर तक सिलेबस आएगा, मंडे को, मतलब नहीं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को अगला जो ट्यूसडे को पेपर होगा उसमें मैं अभी से सिलेबस बता दे रहा हूँ। उसमें हाइब्रिडाइजेशन, उसमें है भेस्पर थ्योरी, और उसमें VBT फिर से आएगा।
तो अब तुम इतना मैं पढ़ा दिया, जिसको अच्छे समझ में आया होगा, वो चाहे वीके जायसवाल हो, चाहे के कुमार हो, चाहे वॉल्यूम हो, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन वीबीटी का, रेजोनेंस का या लुइस का क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, तो कल तुम्हारा पेपर है, तो अभी क्या करना है, आगे मैं थ्योरी टीच करूं या क्वेश्चंस बनाओगे बैठ के? तुम तो यहाँ हो नहीं, क्योंकि भेस्पर तक पढ़ा दिया। क्वेश्चंस बनाओ तो फिर बनाओ बैठ के, वॉल्यूम से और ये वीके जायसवाल से क्वेश्चंस बनाओ, नहीं तो फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर दूं पढ़ाने को। भेस्पर के बाद बॉन्ड पैरामीटर पढ़ाएंगे। नहीं, अब नहीं एक्सप्लेन करेंगे, 50 बार कर दिया, अगेन अगेन नहीं करता। तो बैठ के सारे क्वेश्चन बना भेस्पर तक। जो वीबीटी तक बना लिया, भेस्पर टॉपिक का क्वेश्चंस बनाओ सारे। फिर हम सिखाएंगे आगे बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर कहने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड लेंथ का कंपेयर, जो कि थोड़ा बहुत रेजोनेंस में भी सिखाया, कल भी आएगा बॉन्ड लेंथ का कंपेयर सीओ में, CO2 में। ठीक है, तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भेस्पर थ्योरी के बाद बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर में हम पढ़ने वाले हैं पहला बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का हम कंपेयर करने वाले हैं। दूसरा है बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसी में हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, तो इनका हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो पहला है हमारा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हम जानते हैं, सिंगल बॉन्ड इज मोर लार्जर देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज लार्जर देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर बता चुका हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये बता चुका हूं। क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1, इसका क्या होगा 2, इसका 3, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट अब क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे बताओ CO2 में और CO में और CO3-2 में, ये क्वेश्चंस करवाया भी है, C और O का बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करना है, किसका ज्यादा है किसका कम है, ए यहां लिखना है, किसका ज्यादा है किसका कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 में और O3 में, ठीक है, और O2-2 में किसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है किसका कम है। यहां यहां और यहां दो क्वेश्चन पहले बनाओ।
अब इसमें हो सकता है कि आपको रेजोनेंस भी यूज करना पड़े, तो उसके लिए डबल है कि सिंगल है, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जल्दी से बताओ दोनों का आंसर। कोई नोटबुक में पीछे जाके नहीं देख के बताएगा कि गए वहां से कॉपी पेस्ट करके बता दिए। अपने मन से बनाओ, अच्छे से टाइम लेके बनाओ, कोई जल्दी नहीं है, सीखना है। ये नहीं कॉपी पेस्ट करके भेज दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी तुम्हें नहीं आएगा। ईमानदारी से करो तब आता है। हमें आंसर फास्ट भेजने से कोई लेना देना नहीं है, वो एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स बताता है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट देख के करो, बना के करो। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। युवराज और सृजित, और दूसरे का आंसर एक और जोड़ लो इसमें, O2 + 2। पहले वाला तो देख के बना दोगे क्योंकि वो बताया हूं मैं। तनीषा बारडिया, ये बॉन्ड लेंथ निकालना है बारडिया, हमारा सीक्वेंस उल्टा आ रहा है। क्योंकि कल के टेस्ट में तो क्वेश्चन आना फिक्स है। चलो देखो क्या होगा, मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे। हमें बॉन्ड लेंथ निकालना है, तो बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं। बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड बना है ये हमें जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड बना है वो हमें जानना जरूरी है। इस स्ट्रक्चर में कोई रिजोनेंस नहीं होता है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहां 2 है, एक रिजोनेंस तो हो नहीं रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऐसे बनता है, तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल है, कोई रिजोनेंस तो हो नहीं रहा है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं। CO3-2 है, इसमें रिजोनेंस होता है ना, और इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हमने तुम्हें याद करके रखवाया भी है, कितना होता है? 1.33 होता है ना, यस और नो? बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1.33। ये रिजोनेंस हो रहा है, कैसे निकाला हमने? रिजोनेंस से। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो लेंथ कम, यहाँ हो जाएगा CO, यहाँ हो जाएगा 1.CO3-2, और यह हो जाएगा CO2। आंसर मैच कर लो, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उतना लेंथ ज्यादा होगा।
तुम बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। ऑर्डर मतलब दो के बीच में बॉन्ड, दो के बीच में बॉन्ड कितना है, दो, दो के बीच में बॉन्ड कितना है, तीन, दो के बीच में बॉन्ड कितना है। अब ये मत बोल देना के साथ दो के बीच में दो बॉन्ड है, नहीं, ये रिजोनेंस हो रहा है। क्या बोलोगे, 1.33। मालूम है ना कैसे, कि भूल गए 2 दिन में। -2/3, -2/3, -2/3, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1.33, सब बराबर है तीनों। और 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। ये बातें सबको समझ में आ गया। कैसे कंपेयर किया जाएगा, देखो अब आगे एमओटी पढ़ाएंगे ना, इसमें एमओटी भी जुड़ जाएगा। तो मैं एमओटी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एमओटी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो रिजोनेंस पढ़ लिए, ठीक है, और सिंगल और डबल और ट्रिपल तो हम स्ट्रक्चर बनाते ही हैं, तो हमें स्ट्रक्चर तो बनाने आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो रिजोनेंस भी करवाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर भी बनाने आना चाहिए। चलिए हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर, दो के बीच में दो बॉन्ड बन रहा है। O3-2, हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, रिजोनेंस होता है कि नहीं होता है। और इसका ये बॉन्ड लेंथ ये आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5। ये है O2 प्लस, प्लस लगा दोगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। और ये है O2-2। अच्छा पहले माइनस है, चलो कोई नहीं, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो फ्लोरीन बन जाएगा। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1। और अगर प्लस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। दो के बीच में बना हुआ बॉन्ड 3 आएगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, सिंगल का। O2-2। उसके बाद किसका आएगा, 1.5 का, यानी O3-2, सॉरी O3-2 क्यों, O3 का, ये O3 का है, ये O2-2 का है, और ये O2+2 का है। उसके बाद आएगा O2 का, उसके बाद आएगा O2+2 का। तो उस दिन तुम्हें मैं केवल 2 दिया था, ओजोन और क्या दिया था, O2 दिया था, 4 दे दिया। कल हो सकता है एग्जाम में और दूसरा पूछ ले, तो कंसेप्ट आना चाहिए। रटने के चक्कर में बहुत जाने रहते हैं ना, क्योंकि तो कोरोना बैच है, इसमें रट्टू तोता बहुत है, पोपट। कब कितने दिन रटोगे, यहाँ सिलेबस का अंत ही नहीं है, कितना रटोगे। 2 दिन 2 बार एग्जाम में मार्क्स आएगा, तीसरे बार में जा, रटते रटते दिमाग कचरा से भर जाएगा। इसका आंसर सी, इसका आंसर बी, ये आएगा तो डी मार देंगे, ये आएगा तो ये मार देंगे, ऐसे करने से थोड़े होता है।
चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है O2O3 H2O2 में आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ लिखना है। किसका ज्यादा है, कम है, कम है, जल्दी से बताओ। बना लिए? चलो देखो, किसके किसके बीच बॉन्ड देखना है। बॉन्ड देखना है ऑक्सीजन के बीच में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2। ओजोन, ओजोन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1.5 होता है ना, रिजोनेंस होता है, ड्यू टू रिजोनेंस। यहां हमने बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल दिया, स्ट्रक्चर से। और ये क्या है, H2O2, H2O2 ये ऐसे होता है, ओपन बुक। तो 2 ऑक्सीजन के भी यहाँ रिजोनेंस नहीं है, तो यहाँ स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई रिजोनेंस और तो है नहीं यहाँ पे। तो सिंगल बॉन्ड इज लार्जर देन O3 देन O2। सिंगल बॉन्ड फिर 1.5 फिर 2। जिसका ये आया है वो सही है।
ये बात समझ में आ गया? तो कुछ बॉन्ड लेंथ ऐसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो हम बॉन्ड ऑर्डर से चेक कर रहे थे बॉन्ड लेंथ, क्योंकि अभी हम बॉन्ड लेंथ ही पढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर से हम चेक कर रहे हैं। तो अब हमसे पूछा जाए कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। अब एग्जाम्पल में दे दिया जाए HF, मैं बना दे रहा हूं, HCl, HBr और H आयोडीन। अब यहां पर ये किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहां पर अभी कंपेयर करना है, लिखना यहाँ पे किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इसका लॉजिक क्या होगा? H2O2 structure is like the due to angle or lone pair difference. वैभव दत्तर, हाँ सीधी छात्र, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो दिमाग में कुछ और चलना चाहिए ना, हर जगह बॉन्ड ऑर्डर ही लगाएंगे। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, याद है तुम लोग को बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? बॉन्ड लेंथ का मतलब समझाया था, नंबर ऑफ ऑक्टेव। तुम्हें ये ग्राफ जब बनवाया था मैं, ये वाला, तो बताया था ना कि हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन जब ओवरलैप हो जाएगा जिसके बीच के डिस्टेंस, बताया था ना, दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आफ्टर ओवरलैपिंग, दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब सोचो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, मान लो ये फ्लोरीन है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाइड्रोजन और क्लोरीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाइड्रोजन और ब्रोमीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और हाइड्रोजन और आयोडीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां पर हम कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 1 1 1। तो यहाँ हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो काम नहीं करेगा, यहाँ साइज काम करेगा। साइज, साइज जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सब सिंगल बॉन्ड है ना। साइज आयोडीन का ज्यादा है, इसीलिए आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, और HF का सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ साइज हम लेके चलेंगे। जितना बड़ा होगा ना उसका उतना ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा, वो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना। जितना बड़ा होगा उतना ही दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। साइज जितना ज्यादा होगा, या ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा ना उतना ही साइज छोटा होगा, लेंथ कम होगा। या ये भी बोल सकते हो कि मोर ओवरलैपिंग, लेकिन सब चीज मत बोलो, ठीक है, एक चीज बोलना है साइज, ऑप्शन में तुम्हें ही मिलेगा।
बात क्लियर हो गया? साइज बोलो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो, दो चीज बोलना बेटर रहता है। जो दो चीज बोलोगे तो बेटर रहेगा। समझ में आ गया? हटा दूं ना? तो बॉन्ड लेंथ का कंपेयर, अगर सिंगल बॉन्ड है यानी बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम साइज देखेंगे। तो नेक्स्ट बताओ कि लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, पहला है CH, दूसरा है CN, तीसरा है CO, चौथा है CC। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? जो CC लिख के भेजो उसका लॉजिक बताओ। बिल्कुल सही आंसर CC होगा, लेकिन लॉजिक बताओ मेरे को, तब ना समझ में आएगा कि वॉल्यूम के क्वेश्चन का आंसर मार दिए, हो गया। लॉजिक बताओ। साइज, नो ओवरलैपिंग, पीरियोडिक साइज डिक्रीज, साइज भी बोल सकते हो या ये बोल लो, साइज भी सही है, या ये बोल लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है ना, इधर खींचता है, इसको खींचेगा ना, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो साइज छोटा हो जाएगा। ये भी खींचेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा ना। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें 2.5 होता है, इसमें 2.1 होता है। या साइज बोल लो कि कार्बन तो एक कॉमन है ना सब में, तो कार्बन और ये हाइड्रोजन, कार्बन और ये नाइट्रोजन, कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन, कार्बन थोड़ा इनके कंपेयर में बड़ा होगा, इनके कंपेयर में बड़ा होगा कार्बन, इन चारों के कंपेयर में कार्बन बड़ा है, कार्बन का साइज बड़ा है, ठीक है, कार्बन इनसे बड़ा है, सबसे छोटा हाइड्रोजन हो जाएगा NOH। कार्बन बड़ा है तो साइज बड़ा है तो लेंथ भी बड़ा होगा। ये तो सब कार्बन ही है, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन का साइज बड़ा है, बरोबर है क्या? साइज बड़ा है तो लेंथ भी बड़ा होगा। समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड लेंथ का कंपेयर रिजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर से किया जाता है। जहां बॉन्ड ऑर्डर सेम हो 1-1, वहां साइज से चेक किया जाता है। जैसे यहां पर साइज से चेक किया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई भी उठा के 4 दे दिया जाए और कुछ इसमें लॉजिक ही न लगता है। क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मेट किए जाते हैं इसमें लॉजिक लगता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ का कंपेयर है। नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड एंगल का कंपेयर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड एंगल का कंपेयर पढ़ाएंगे, बॉन्ड एंगल कैसे होता है। ओके, तो कल के टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ, और कल क्लास में पढ़ाएंगे कि बहुत पीछे चला जाएगा रोज रोज
तुम्हारा ये एग्जाम